हरे कृष्णा एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी को। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि इनहेरिटेंस हेरिडिटी क्या होता है। जब कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं तो इसी को अपन बोलते हैं हेरिडिटी, और ये सारी स्टडी अपन करते हैं जेनेटिक्स चैप्टर के अंदर। ठीक है, सो जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से एक साइंटिस्ट है जिनको जाना जाता है और उन्हें हम बोलते हैं ग्रेगर जोहान मेंडल। सो ग्रेगर जोहान मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं और आज उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और उन्होंने कौन कौन से लॉज यहाँ पे दिए थे उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और आज के लेक्चर में ये आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जहाँ पे दिख रहा है ये अपने जो ग्रेगर जोहान मेंडल है फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है, इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, इसको आपको स्टडी कर लेना है, एक बार आप इसको रीड कर लेना। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको पता होना चाहिए कि ग्रेगर जोहान मेंडल कौन थे, कहां से वो आए थे और उन्होंने क्या चीज पे स्टडी की थी। ठीक है, तो उन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर स्टडी की थी और कुछ लॉस दिए थे। अभी जो ग्रेगर जोहान मेंडल थे उन्होंने किस चीज के ऊपर स्टडी की थी? उन्होंने पी प्लांट के ऊपर स्टडी की थी। पी प्लांट मतलब मटर के पौधे के ऊपर। तो आपसे एक क्वेश्चन यहां ये पूछा जाता है, सबसे पहला तो यही पूछा जाएगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से किसको जाना जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल को। और दूसरा क्वेश्चन यहां पे पुट ऑन हो जाता है कि पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो वो आप लिखेंगे पाइसम सटाइवम। ठीक है, पाइसम सटाइवम ये पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है। तो इन्होंने पी प्लांट के ऊपर स्टडी की थी और वो जो पी प्लांट्स थे वो इनके गार्डन में ही लगे हुए होते थे। ठीक है, सो ये उनको ऑब्जर्व करते थे और फिर उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ लॉज दिए थे जो हमें स्टडी करने हैं। अभी व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट? तो उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया? तो देखो, पी प्लांट, सबसे पहली बात यहां पे प्लांट पे स्टडी करना बहुत जरूरी था। अगर वो इंसानों पे स्टडी करते तो शायद उनकी स्टडी खत्म होने से पहले वो मर जाते। बात समझ रहे हो भाई? इंसान की जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होती है उसमें काफी टाइम लगता है। ठीक है, मान लो जैसे उन्होंने एक जनरेशन पे स्टडी करी, पेरेंटल जनरेशन, अब उनके बच्चे होने में कम से कम 20-25 साल का टाइम लगेगा, फिर उनके बच्चे होने में और ज्यादा टाइम लगेगा। तो इतनी तो एक इंसान की बोल सकते हो ना एज ही नहीं होती। तो इसलिए उन्होंने प्लांट्स को क्या किया था? चूज किया था ताकि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सके और जितना जल्दी हो सके पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ सके। ठीक है, तो उन्होंने पी प्लांट को चूज किया। अब पी प्लांट को चूज करने के और भी कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स। मतलब पी प्लांट को जब आप देखेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। ठीक है, कैरेक्टर मतलब जैसे जब आप एक मटर को छीलते हो तो उसके अंदर आपको राउंड सीड मिलेगा। ठीक है, और उसको रिंकल्ड सीड भी मिल सकता है आपको। देन आपको हरे मटर भी मिलेंगे, आपको पीले मटर भी मिलेंगे। तो ये जो मैं बोल रहा हूं हरा, पीला, राउंड, रिंकल्ड, ये क्या है? ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। ठीक है, ये क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। अब पी प्लांट है तो उनमें कुछ प्लांट टॉल होंगे, कुछ शॉर्ट होंगे। तो ये जो टॉल और शॉर्ट है ये क्या है? ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। तो उन्होंने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे क्या की थी? स्टडी की थी। ठीक है, देन शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ प्लांट। तो भाई पी प्लांट हर साल उगता है तो इसका एक शॉर्ट लाइफ स्पैन है, तो हर साल हम एक नई स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, देन नॉर्मली अलाउज सेल्फ पॉलिनेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट। सो नॉर्मली इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है बट आप क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी यहां पे करवा सकते हो अगर कर सकते हो। देन लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस्ड। अब जब लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस होंगे तो हमें हमारी स्टडी पे ज्यादा एक तरीके से भरोसा होगा कि हाँ यार, अगर देखो मान लो मैंने कोई एक प्लांट लिया और मैंने कोई एक्सपेरिमेंट करा। ठीक है, तो उस एक प्लांट के एक्सपेरिमेंट से मैं रिजल्ट नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर 100 प्लांट एक ही टाइप का बिहेवियर शो कर रहे हैं इसका मतलब वो एक रूल बन सकता है वहां पर कि यार ये 100 प्लांट एक टाइप से कुछ कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, इसका मतलब ये एक लॉ को कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक लॉ बन सकता है, लेकिन अगर मैं एक प्लांट पे स्टडी करूंगा तो वो पॉसिबल नहीं है। सो लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस्ड, तो यहां पर हम हर साल एक नए कैरेक्टर की स्टडी कर सकते हैं क्योंकि इनका लाइफ स्पैन कम है। देन हाइब्रिडाइजेशन इज पॉसिबल ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है कि उन्होंने आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कराया। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन का क्या मतलब है? उन्होंने एंथर को तोड़ दिया। ठीक है, उसमें से पॉलन ग्रेन्स निकाले। अब ये एंथर पॉलन ग्रेन क्या है? ये अपन ने लास्ट लेक्चर में रिप्रोडक्शन में स्टडी किया था प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, सो उन्होंने एक एंथर को निकाला, उसमें से पॉलन ग्रेन्स निकाले और स्टिग्मा पे जाके उनको खुद से अटैच कर दिया। तो ये क्या था? आर्टिफिशियल प्रोसेस था सारा। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, या फिर आप इसको इमैस्कुलेशन भी बोलते हो। ठीक है, देन
मेंडल यूज 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स फॉर गार्डन पी, तो उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को यूज किया था, जो यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। जैसे फॉर्म, तो मैंने आपको बोला कि जैसे आपका मटर का जो मटर होता है, ठीक है, वो राउंड भी हो सकता है और रिंकल्ड भी हो सकता है, ठीक है, येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, व्हाइट, उसका जो फ्लावर होता है वो व्हाइट भी हो सकता है, वॉयलेट भी हो सकता है। तो ऐसे 7 कैरेक्टर्स पर उन्होंने स्टडी की थी। आपको ये सारे याद नहीं रखने हैं, बस आपको याद रखना है कि हाँ 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यहाँ पर उन्होंने लिए थे, ठीक है। आगे देखो, जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज। तो अब जेनेटिक्स की हम स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कुछ टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो शायद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब मेंडल अपनी स्टडी कर रहे थे तो उस टाइम पे जीन वगैरह क्या होता है ये किसी को नहीं पता था, ठीक है। तो उन्होंने जो कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने वाला जो एक मेन कंपोनेंट है उसको क्या नाम दे दिया, फैक्टर नाम दे दिया। तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि हम जीन को फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। जीन क्या है, मेंडल यूज द टर्म फैक्टर, तो उन्होंने जीन के लिए एक फैक्टर वर्ड यूज किया था कि भाई एक फैक्टर ऐसा होता है जो कैरेक्टर्स को आगे लेके जाता है, और बाद में उसको क्या नाम दिया गया, जीन नाम दिया गया। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, तो ये डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट होता है, मतलब यही है जो कैरेक्टर्स को आगे लेके जाता है, ठीक है। देन एलील क्या होता है, जीन के ही अल्टरनेट फॉर्म्स को एलील बोलते हैं, जीन के ही अल्टरनेट फॉर्म्स को एलील बोलते हैं। मतलब जैसे देखो मैंने बोला जीन के ही अल्टरनेट फॉर्म्स को एलील बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं हाइट की, ठीक है, अगर मैं बात करूं हाइट की, तो हाइट में देखो टॉल भी हो सकती है हाइट, ठीक है, और शॉर्ट भी हो सकती है, डॉफ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये दो मेरे पास क्या आ गए, अल्टरनेट फॉर्म्स आ गए। तो हाइट क्या है, एक कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर के दो अल्टरनेट फॉर्म्स है, एक टॉलनेस और एक शॉर्टनेस, ठीक है। इसी टाइप से एक राउंड और एक रिंकल्ड, ये क्या है, दो अल्टरनेट फॉर्म्स है। तो इन्हीं अल्टरनेट फॉर्म्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। सो जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, तो ये क्या है, ये पेयर है, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का। कॉन्ट्रास्टिंग है ना, टॉल शॉर्ट, राउंड रिंकल्ड, वॉयलेट वाइट, तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का क्या होता है, ये एक पेयर होता है, इसको हम बोलते हैं एलील। दैट इज दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, तो एक ही जीन होता है लेकिन उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो यही मैंने बोला कि एक जीन के दो अल्टरनेट फॉर्म्स को हम क्या बोल देते हैं, एलील बोल देते हैं। देन अब यहां पे जो एलील है वो डोमिनेंट भी होता है, रेसेसिव भी होता है। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। डोमिनेंट वो होता है जो अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर सकता है, और रेसेसिव वो होता है जो अपने कैरेक्टर्स को हिडन रखता है, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता। हाँ, एक्सप्रेस करता है खुद को, लेकिन कौन सी कंडीशन में करता है उसकी बात हम अभी करेंगे। देन जीन की बात हो गई, एलील की बात हो गई। होमोजाइगस, देखो होमो मतलब होता है वन, तो जहां पे वन टाइप ऑफ फैक्टर्स काम करेंगे, ठीक है, जैसे टॉल या फिर शॉर्ट, ठीक है, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी। अब यहाँ पे जो कैपिटल टी है ये टॉलनेस को शो करता है, जो स्मॉल टी है वो डॉफनेस को मतलब शॉर्टनेस को शो करता है। सो द ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ द जीन्स ऑफ अ कैरेक्टर, तो एक कैरेक्टर के दोनों जो जीन्स होंगे वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है, आर ये राउंड के लिए यूज करते हैं, स्मॉल आर ये रिंकल्ड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सो इस टाइप से अपने पास, फिर यहाँ पे वाई ग्रीन के लिए यूज करते हैं, स्मॉल वाई येलो के लिए यूज करते हैं। सो जब यहाँ पे दोनों ट्रेड्स अपने सेम होंगे, ठीक है, तो इनको अपन क्या बोल देंगे, होमोजाइगस मतलब सेम जीन्स का पेयर होगा। हेट्रोजाइगस मतलब अलग अलग टाइप के जीन्स का कॉम्बिनेशन होगा। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ द जीन्स ऑफ अ कैरेक्टर आर डिफरेंट, तो यहाँ पे डिफरेंट इनका क्या हो जाएगा, जीन कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जैसे एक कैपिटल है एक स्मॉल है, वैसे ही एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई। तो जब ये दोनों अलग अलग होंगे तो इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस, और जब ये दोनों सेम होते हैं तो इसको बोलते हैं होमोजाइगस, ठीक है। आगे देखो, डोमिनेंट, तो डोमिनेंट मतलब होता है द जीन विच एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। डोमिनेंट मतलब किसी को दबाना, तो ये क्या करता है, रिसेसिव की प्रॉपर्टीज को दबा देता है, हिडन कर देता है, ये खुद को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो द जीन विच एक्सप्रेस इटसेल्फ, इसमें क्या क्या आता है, इसमें एक तो कैपिटल टी आ जाएगा, एक कैपिटल आर आ जाएगा, एक कैपिटल वाई आ जाएगा। ये डोमिनेंट ट्रेट्स है, ठीक है, टॉलनेस, राउंडनेस,
ठीक है, ग्रीन। तो ये क्या करते हैं, ये डोमिनेट करते हैं कैरेक्टर को, ये दूसरे कैरेक्टर को बाहर नहीं आने देते, उसको हिडन रखते हैं, ठीक है। रिसेसिव, द जीन विच इज अनेबल टू एक्सप्रेस, तो रिसेसिव क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, अनेबल टू एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन। तो अगर डोमिनेंट जीन अवेलेबल है तो ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, किस टाइप से, जैसे मान लो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो जो कैपिटल टी है वो है डोमिनेंट और जो स्मॉल टी है वो है रिसेसिव। तो अल्टीमेटली जो प्लांट बनेगा वो टॉल बनेगा, क्यों, क्योंकि कैपिटल टी यहाँ पे है और कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है। तो रिसेसिव अपना इफेक्ट नहीं दिखा सकता जब डोमिनेंट प्रेजेंट हो, रिसेसिव अपना इफेक्ट तभी दिखाएगा जब दोनों रिसेसिव हो। जब स्मॉल टी होगा तभी प्लांट शॉर्ट होगा, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी प्लांट टॉल होगा, और अगर कैपिटल टी है तो भी प्लांट टॉल होगा। बात समझ रहे हो, मैं ही बोल रहा हूं, अगर कैपिटल टी है, दोनों डोमिनेंट है तो प्लांट टॉल होगा, ठीक है। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो यहाँ पे ये जो कैपिटल टी डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, तो डोमिनेंट क्या करेगा, इसको हिडन करेगा, तो यहाँ पे भी प्लांट टॉल ही होगा। मीडियम कुछ नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे या तो टॉल या शॉर्ट। हमारा दिमाग कैसे काम करता है, मान लो जो मेल है उसकी हाइट ज्यादा है और फीमेल की हाइट कम है, तो बच्चा कैसा होगा, मीडियम। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, या तो टॉल या शॉर्ट, बीच का कोई यहाँ पे मामला नहीं होता, ठीक है। और स्मॉल टी अगर दोनों होमोजाइगस कैसे हैं, रिसेसिव है, होमोजाइगस रिसेसिव है, तब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट प्लांट आएगा या फिर डॉफ प्लांट आएगा, ठीक है, या फिर डॉफ प्लांट आएगा। ये समझाना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। देन जीनोटाइप का क्या मतलब होता है, जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिकल अपीयरेंस कैसा है, मतलब जीन्स कैसे हैं, जीन्स कैसे हैं का क्या मतलब है, भाई जीन्स होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, किस टाइप के जीन्स है, ठीक है। देन फिनोटाइप मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, मतलब टॉल है, शॉर्ट है, व्हाइट है, येलो है, ग्रीन है, ठीक है, ये सब फिजिकली दिखने में कैसा है, इसको अपन बोलते हैं फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस। और जीन्स कैसे हैं उसके अंदर, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस, इसको बोलते हैं जेनेटिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं अपन जीनोटाइप, ठीक है। सो ये टर्म्स आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। आगे देखो नेक्स्ट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। सो ये दो टर्म्स और हैं जो आपको यहाँ पे समझनी है। मोनो मतलब अभी क्या बताया मैंने, सिंगल। मोनो मतलब सिंगल। तो मोनो मतलब होता है कि जब आप एक कैरेक्टर की स्टडी करते हो, ठीक है, जब आप प्लांट का क्रॉस करवा रहे हो, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहे हो, लेकिन वहां पे आप एक सिंगल कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हो, जैसे टॉलनेस, अभी अपन समझेंगे, ठीक है, टॉलनेस। तो जब मैं टॉलनेस की स्टडी कर रहा हूं, तो इसका क्या मतलब है, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। और जब मैं डाईहाइब्रिड क्रॉस करूंगा, डाई मतलब टू, तो यहां पे हम दो कैरेक्टर्स को एक साथ लेके चलेंगे। अभी आपको जब हम आगे एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इन दोनों का क्या मतलब है। बस अभी इतना समझो, मोनो मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर की स्टडी करना, और डाईहाइब्रिड मतलब होता है दो कैरेक्टर्स की एक साथ स्टडी करना, ठीक है। अभी देखो आगे नेक्स्ट, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो अभी अपन 3 लॉज के बारे में स्टडी करेंगे जो मेंडल के लॉज बोले जाते हैं, ठीक है। मेंडल ने 3 लॉज दिए थे, इसमें सबसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड देन आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो 1 बाय 1 हम सारे लॉज को यहाँ पे स्टडी करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, कंफर्म है, ठीक है। नाउ लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझने से पहले अपन, इसकी थ्योरी को समझने से पहले अपन एक बार प्रैक्टिकली कुछ चीजें समझते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से आपको बोर्ड पे एक एक चीज समझनी है, ठीक है। देखो तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं प्योर टॉल प्लांट, ठीक है। एक तरफ मैंने लिया प्योर टॉल प्लांट, दूसरी तरफ मैंने लिया प्योर डॉफ प्लांट, ठीक है, प्योर डॉफ प्लांट। अभी प्योर टॉल प्लांट का क्या मतलब है, प्योर टॉल प्लांट का क्या मतलब है कि यहां पर अभी देखो, टॉल के लिए मैंने अभी क्या बताया था, कैपिटल टी। तो यहां पे प्योर का मतलब है कि दोनों कैपिटल टी होंगे, ठीक है, और डॉफ का मतलब है कि यहां पे दोनों स्मॉल टी होंगे। जस्ट अ मिनट, प्योर टॉल प्लांट का मतलब है कैपिटल टी, ठीक है। यहाँ पे जो दोनों के दोनों अपने पास एलील में जो अपने पास ट्रेट्स होंगे वो दोनों कैसे होंगे, कैपिटल होंगे, ठीक है। और जो प्योर डॉफ प्लांट होगा, प्योर मतलब ये है कि दोनों सेम है, ठीक है, दोनों जो एलील के अंदर अपने पास बोल सकते हो जो सिंबल है वो दोनों सेम होंगे, ठीक है, स्मॉल टी। नाउ जब ये क्रॉस करेंगे, ठीक है, सो जब ये दोनों प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे तो
अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंगल कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, हाइट की, ठीक है, ये टॉलनेस है, ये शॉर्टनेस है, ठीक है, ये टॉलनेस, ये डॉफनेस। तो अपन एक सिंगल कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, अपन एक सिंगल कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। तो मैंने भी आपको दो वर्ड बताए थे, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, ठीक है। सो ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये किस में आता है, ये आता है मोनो हाइब्रिड, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, ठीक है। तो अभी हम सिंगल कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं। तो जब ये टी मतलब ये जब जीन्स आगे ट्रांसफर होता है तो पहले एक गैमीट बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, गैमीट बनाते हैं। तो यहाँ पे ये अलग हो जाता है, कैपिटल टी, ठीक है, मतलब ये कभी भी पेयर में आगे नहीं जाते, ठीक है, पहले ये गैमीट फॉर्म करते हैं। तो ये गैमीट फॉर्मेशन हो गया इधर, ठीक है, और इधर भी पहले ये अलग होंगे, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई होना चालू होंगे, तो देखो पहले इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, फिर इसको इससे कंबाइन करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। नाउ इसकी बारी, इसको इससे कंबाइन करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड देन इसको इससे कंबाइन करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो इस टाइप से अपने पास 2 2 4 आउटकम्स आ जाएंगे, ठीक है। अभी मेरी बात सुनो, ये जो प्योर टॉल प्लांट और प्योर डॉफ प्लांट है, इसको अपन बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, पेरेंटल जनरेशन, ठीक है, ये पेरेंटल जनरेशन है। और इनकी जो प्रोजेनी आई है, मतलब इनसे जो नए प्लांट आए हैं ये, ठीक है, इसको बोलते हैं F1 जनरेशन, क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। ये अपनी F1 जनरेशन है, वो पेरेंटल जनरेशन थी, ठीक है, ये F1 जनरेशन आ गई। अब इस F1 जनरेशन में मुझे बताओ ये प्लांट कैसा होगा, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, डोमिनेंट रिसेसिव। तो मैंने आपको बताया कि जब डोमिनेंट होगा तो वो ही अपना इफेक्ट दिखाएगा, वो खुद को एक्सप्रेस करेगा। तो कैपिटल टी का मतलब है कि यहां जो प्लांट होगा वो कैसा होगा, टॉल होगा, ठीक है। तो ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, और ये भी टॉल होगा, ठीक है। तो ये सारे कैसे होंगे, टॉल होंगे। तो यहां पर अगर मैं जीनोटाइप लिखूं, जीनोटाइप बता देना जेनेटिकल अपीयरेंस कैसा है, जीनोटाइप, ठीक है, और मैं निकालूं फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। तो पहले जीनोटाइप देखो, जीनोटाइप का मतलब है जीन्स का टाइप क्या है, होमो है या हेट्रो है। तो यहां पे ये दोनों अलग अलग है, एक कैपिटल एक स्मॉल, तो इसको बोलते हैं हेट्रो, ठीक है। तो ये क्या है, ये हेट्रोजाइगस है। सो ये भी हेट्रो है, ये भी हेट्रो, ये भी हेट्रो, ये भी, तो ये सारे हेट्रो हैं। सो ये जो है 100% हेट्रोजाइगस, 100% हेट्रोजाइगस है ये, ठीक है। ये इनका जेनेटिकल अपीयरेंस है, ये सारे जीन्स इस टाइप के हैं, 100% हेट्रोजाइगस। फिनोटाइप का मतलब है सारे टॉल हैं, तो यहां पे आ जाएगा 100% टॉल, 100% टॉल। अब जब आपने ये देखा तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, हमने प्लांट तो शॉर्ट भी लिया था, लेकिन इनकी कोई भी प्रोजेनी या कोई भी जो न्यू प्लांट है वो शॉर्ट नहीं है, तो यहां से क्या निकल के आया, यहां से ये निकल के आया कि जब प्योर टॉल और प्योर ड्रॉफ का हम क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं तो नए सारे प्लांट कैसे आते हैं, टॉल आते हैं। तो यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी छुप गई, शॉर्टनेस वाली, डॉफनेस वाली। जो डॉफनेस का कैरेक्टर था वो यहां पे डोमिनेंट हो गया। किसने डोमिनेंट करा, टॉलनेस ने। तो यही अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब है किसी दूसरे कैरेक्टर को छुपा देना। तो यहां पे हमने क्या करा, जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो नई जनरेशन में देखा कि जो डॉफ प्लांट था उसका कैरेक्टर कहीं है ही नहीं, समझ रहे हो, वो प्रॉपर्टी कहीं नजर नहीं आ रही, ये डोमिनेंस है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अभी नेक्स्ट लॉ है अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब होता है अलग होना। जब जीन्स आगे ट्रांसफर होते हैं तो वो अलग होते हैं, पहले वो सेपरेट होते हैं। लॉ ऑफ सेपरेशन या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पहले ये सेपरेट होता है, इसी को सेग्रीगेट होना बोलते हैं। सेग्रीगेट मतलब होता है अलग होना। तो जीन्स जब आगे जाते हैं तो डिवाइड होते हैं, पहले अलग अलग होते हैं, उसके बाद जाके वो कंबाइन होते हैं, ठीक है। क्या हमने ऐसा समझा था कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, फिर वो जब जीन गैमेट्स बनते हैं तो 23 हो जाते हैं, याद है। तो हमेशा क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। तो इसी टाइप से यहाँ पे जो गैमेट फॉर्मेशन होता है उसमें ये क्या होते हैं, जो पेयर्स है वो अलग अलग हो जाते हैं। अब नेक्स्ट अपने पास लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास F1 जनरेशन आई है, इसी का क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे, ठीक है, इसी का पॉलिनेशन करेंगे। तो
यहाँ पे मैं ये दोनों ले रहा हूँ, ठीक है, या ये दोनों ले लो, मतलब इसका इसी के साथ आपको पॉलिनेशन कराना है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हम लेंगे, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, इसको हम ले लेंगे यहाँ पे। देखो आगे देखो, सो मैंने बोला अब हम क्या करेंगे, जो हमारी F1 जनरेशन आई है, जो हमारी F1 जनरेशन आई है, ठीक है, F1 जनरेशन आई है, इसका पॉलिनेशन कराएंगे, ठीक है। तो देखो अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास एक तो है कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, और फिर अगेन हमारे पास इधर क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, इनके बीच में हम क्रॉस करा रहे हैं। सो ये अपनी क्या है, ये अपनी है F1 जनरेशन, ये है अपनी F1 जनरेशन। तो वही बात सेग्रीगेशन, मतलब कि जब ये जीन्स आगे जाते हैं तो ये डिवाइड होते हैं, ठीक है। सो ये पहले अलग हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी में, ठीक है, वैसे ये भी अलग हो जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी में, ठीक है। नाउ जब इसको इससे कंबाइन करोगे तो ये बनाएगा कैपिटल टी, ठीक है। जब इसको इससे कंबाइन करोगे तो ये बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे कंबाइन करोगे तो बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको इससे कंबाइन करोगे तो बनाएगा स्मॉल टी, ठीक है। ये अपने पास रिजल्ट आ गया इनका क्रॉस कराने पे, 2 to the 4 आउटकम्स यहाँ पे आ गए। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे टॉल प्लांट्स कौन कौन से होंगे, टॉल प्लांट्स कौन कौन से होंगे। तो ये प्योर टॉल होगा, ठीक है, ये टॉल होगा, ये इम्प्योर टॉल होगा, ये भी टॉल है, जहां पे कैपिटल टी है वो टॉल होगा, ये भी टॉल है, ये डॉफ होगा, ये शॉर्ट प्लांट होगा मेरा, क्यों, क्योंकि दोनों रेसेसिव है। जब दोनों जीन्स रेसेसिव होते हैं तभी आपके पास डॉफ प्लांट आता है या फिर रेसेसिव कैरेक्टर आगे शो होता है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे जीनोटाइप देखो। अब यहाँ पे आपसे दो चीजें पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीनोटाइप रेशियो, ठीक है, और एक आपसे पूछा जाता है फिनोटाइप रेशियो, ठीक है। ये दो चीजें आपसे यहाँ पे पूछी जाती है। नाउ जीनोटाइप रेशियो क्या मतलब है, जेनेटिकल अपीयरेंस कैसा है। तो देखो ये कैसा है, होमो, ये है होमोजाइगस 1, तो एक हमारे पास होमोजाइगस है, दो हेट्रोजाइगस है, और वापस से एक क्या है, होमोजाइगस है। तो आप बोलोगे सर ये दोनों होमो थे तो आपने इन दोनों को कंबाइन में क्यों नहीं लिखा। नहीं, देखो बात समझो, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, इसीलिए अलग लाएंगे। 1 है फॉर होमोजाइगस डोमिनेंट, ये वाला 1 है फॉर होमोजाइगस रिसेसिव, और ये दोनों हेट्रोजाइगस के लिए, ठीक है। सो 1:2:1 ये इसका जेनेटिकल अपीयरेंस है, और ये दोनों ही रेशियो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन फिनोटाइप रेशियो का क्या मतलब है, यहां पे 3 प्लांट टॉल है, ठीक है, सो 3 टॉल है, रेशियो 1 क्या है, डॉफ है या शॉर्ट है, ठीक है। सो अपने पास रेशियो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 3:1, ठीक है, 3:1, 3 टॉल 1 डॉफ। ये है अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस, और इसी के अंदर हमने समझा कि जब जीन्स आगे ट्रांसफर होते हैं तो पहले वो डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये भी किसमें आएगा, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आएगा, क्योंकि यहां पे भी हमने एक सिंगल कैरेक्टर की स्टडी करी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो मतलब सिंगल कैरेक्टर की स्टडी करना, ठीक है। एक बार मैं इसको सेव कर लेता हूं। ठीक है, नाउ आगे देखो, नेक्स्ट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसका क्या मतलब है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि जब 2 प्लांट आपस में क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो अपन ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, ठीक है, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, जैसे वॉयलेट और वाइट कलर का फ्लावर था, फिर अपन ने टॉल शॉर्ट लिया, ठीक है, राउंड रिंकल लिया। तो अपन ये जो कैरेक्टर्स ले रहे हैं इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। बात समझो, अगर मैं 2 कैरेक्टर्स के एक साथ स्टडी करूंगा तो एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब सब अलग अलग कंबाइन होते हैं, एक दूसरे में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। अब समझो क्या बात है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको समझने के लिए अपन डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस यहां पे स्टडी करेंगे, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस इसको समझने के लिए देखो,
हम दो कैरेक्टर लेंगे, डाई मतलब 2, सो 2 कैरेक्टर्स की यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब 2 कैरेक्टर अपन कौन कौन से लेंगे देखो बहुत ध्यान से। तो पहले तो मैं ले रहा हूं प्योर राउंड ग्रीन, ठीक है, पहले मैं ले रहा हूं प्योर राउंड ग्रीन, और एक तरफ मैं ले रहा हूं प्योर रिंकल्ड येलो, ठीक है, प्योर राउंड ग्रीन और प्योर रिंकल्ड येलो। इनके लिए मैं सिंबल क्या यूज करूंगा, राउंड के लिए राउंड डोमिनेंट है, ठीक है, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, इधर डोमिनेंट है इधर रिसेसिव है, और ये हमारी कौन सी जनरेशन है, ये है पेरेंटल जनरेशन, ठीक है, ये कौन सी जनरेशन है, ये है पेरेंटल जनरेशन, ठीक है। सो प्योर राउंड ग्रीन, इसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे कैपिटल आर, ये तो राउंड के लिए है, और कैपिटल वाई ग्रीन के लिए, ठीक है। देन प्योर रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड के लिए हम यहां यूज करेंगे स्मॉल आर, और येलो के लिए हम यूज करेंगे स्मॉल वाई, ठीक है। तो यहां पे हम 2 कैरेक्टर्स की एक साथ स्टडी कर रहे हैं, 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की एक साथ स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अभी देखो, तो जब इनके बीच में क्रॉस करेंगे तो पहले ये अलग होंगे, ठीक है, पहले ये अलग होंगे कैसे, आर वाई और आर वाई में, ठीक है। इधर भी ये अलग हो जाएंगे, आर वाई और आर वाई में। अभी मैंने क्या बोला था, ये कभी भी पेयर में आगे नहीं जाते, तो अभी ये और अलग होंगे, ठीक है, अभी ये और अलग होंगे, आर वाई, तो इधर कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, इधर भी आर वाई, इधर भी 4 बनेंगे, सो 4 4 जा कितना आएगा, 16 आएगा। तो जब यहां पे इनका पॉलिनेशन कंप्लीट होगा तो यहाँ पे 16 पेयर्स आएंगे, ठीक है, 16 पेयर्स आएंगे, जैसे भी पिछले वाले में 4 पेयर्स आए थे, 2 2 जा 4, तो 2 इसके टोटल 4 हो गए, 2 जीन्स गैमेटिस के 2 गैमेटिस के, इधर भी 4 हो गए, तो 4 4 जा 16 पेयर्स आएंगे। अब 16 पेयर्स को हम यहाँ पे कंबाइन करके नहीं देख सकते, ठीक है, इसके लिए मैं एक अलग मेथड पढ़ेंगे, भी बताऊंगा इसके बारे में। अभी देखो बात ध्यान दो इधर, अब ये 16 पेयर्स कैसे होंगे, मतलब यहाँ पे जो F1 जनरेशन आएगी, इनकी F1 जनरेशन आएगी वो कैसी होगी। तो अभी हमने स्टडी किया था कि जब हमारे पास पेरेंटल से F1 जनरेशन आती है और दोनों जब प्योर होते हैं, तो सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, सारे टॉल थे यहाँ पे, तो सारा मुझे ये देखने को मिला टॉल प्लांट, ठीक है। तो F1 जनरेशन में सारे टॉल थे, तो यहां पर भी जो F1 जनरेशन आएगी उसमें सारे कैसे होंगे, राउंड ग्रीन होंगे, ठीक है, 100% राउंड ग्रीन होंगे, ठीक है, 100% राउंड ग्रीन। तो F1 जनरेशन में तो ये हो जाएगा, जो डोमिनेंट है वो कैरेक्टर सामने आ जाएगा, ये नजर ही नहीं आएगा कहीं पे, ये F1 जनरेशन है। तो यहां पे बनेगा क्या, देखो यहां पे बनेगा आर वाई, सारे पेयर्स ऐसे ही देखने को मिलेंगे आपको, सारे ऐसे ही। ये क्या है देखो, कैपिटल डी स्मॉल टी, इससे आप लिंक करके देख सकते हो इसको, एक कैपिटल एक स्मॉल, तो सारे के सारे भाई जो अपना इफेक्ट दिखाएगा वो तो डोमिनेंट दिखाएगा ना, तो डोमिनेंट में तो राउंड है, कैपिटल आर का मतलब राउंड और वाई का मतलब ग्रीन, तो इसलिए सारे कैसे होंगे, 100% राउंड ग्रीन होंगे, जैसे पहले वाले में सारे कैसे थे, 100% टॉल थे, ठीक है। अभी मेरी बात सुनो, अब अगर मैं F1 जनरेशन का क्रॉस पॉलिनेशन कराता हूं इसी के साथ, ठीक है, तो अगर मैं इसका इसी के साथ क्रॉस कराऊंगा आर वाई वाई, तो देखो बहुत ध्यान से देखिए, तो हमने बोला कि हम ले रहे हैं आर वाई, ठीक है, और इधर से हम ले रहे हैं आर वाई, दोनों तरफ सेम है। इनका जब क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे तो कितने पेयर आएंगे, 16 पेयर्स आएंगे, ठीक है, वापस से। अब ये 16 पेयर्स कैसे बनाए, तो इसके लिए हम एक अलग मेथड यूज करेंगे अभी। तो देखो हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, हम एक टेबल बनाएंगे, एक स्टैटिक टेबल बनाएंगे और उससे इसकी स्टडी करेंगे। तो मैं आपको एक यहाँ पे मेथड सिखा रहा हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इसको बनाने की, ठीक है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान दो, इधर बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने जा रहे हैं और एग्जाम में ही पूछा भी जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसे 16 बॉक्स बना लेने हैं 16 पेयर्स के लिए, ठीक है।
इसको बोलते हैं चेकर बोर्ड। क्या बोलते हैं? चेकर बोर्ड। और ये हम पहले वाले जो अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था उसमें भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं बना के दिखा दूंगा, अभी वहां पे मेरे दिमाग से निकल गया था, ठीक है। सो अभी जब ये आया तो मेरे दिमाग में आ गया कि हाँ वहां बनाना था, ठीक है। सो वहां पे अपन बना लेंगे अभी। तो देखो अब यहाँ पे हम क्या लिखें, यहाँ पे हम क्या लिखें, यहाँ पे पेयर्स आएंगे, ठीक है, इनके पेयर्स आएंगे। सो यहाँ पर आपको कैसे लिखना है, एक बार दोनों कैपिटल लिखने हैं, आर वाई बोथ कैपिटल, ठीक है। तरीका समझ लो, यही तरीका आप यूज करोगे तो आपको बहुत इजीली ये जो भी है ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सो पहले दोनों कैपिटल, फिर एक कैपिटल एक स्मॉल, ठीक है, फिर एक स्मॉल एक कैपिटल और फिर स्मॉल स्मॉल, वापस से पहले दोनों कैपिटल, फिर कैपिटल स्मॉल, फिर स्मॉल कैपिटल और स्मॉल स्मॉल, ठीक है। ऐसे याद कर लो, कैपिटल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल कैपिटल, स्मॉल स्मॉल, ठीक है। सो ऐसे आपको पेयर्स बना लेना है यहाँ पे। अब आपको इनको करना है मल्टीप्लाई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ आएगा आर आर वाई वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ आएगा आर आर वाई वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आर कैपिटल एक स्मॉल, फिर वाई वाई दोनों कैपिटल, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई आएगा पहले, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इधर कैपिटल था। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आर आर वाई वाई, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आर आर वाई वाई, फिर आर आर वाई वाई, फिर आर आर वाई वाई। तो ये चलता रहेगा, ठीक है। आप सोचेंगे सर ये क्या कर रहे हैं, बस ऐसे ही होता है, अब देखो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने ट्रिक आपको बताई दी, तो बस इनको मल्टीप्लाई तो करना है, इतना तो कर ही सकते हो आप, ठीक है। सो ये चलता जाएगा ऐसे जब तक पूरा मल्टीप्लाई नहीं हो जाता, आर आर वाई वाई, ठीक है। ये बन गए 16 पेयर्स। तो इस टाइप से आपके पास यहाँ 16 आउटकम्स आ जाएंगे। अब इनका जीनोटाइप रेशियो तो हम नहीं निकालते हैं क्योंकि वो एक मोबाइल नंबर जितना बड़ा है, ठीक है। हाँ, जिनका जीनोटाइप रेशियो है वो मोबाइल नंबर जितना बड़ा है, तो वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे यहाँ पे जो पूछा जाता है वो क्या है, वो आपसे पूछा जाएगा फिनोटाइप रेशियो, ठीक है। क्या पूछा जाएगा? फिनोटाइप रेशियो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है, फिनोटाइप रेशियो। तो फिनोटाइप रेशियो का मतलब है कि फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, राउंड है, रिंकल्ड है, ग्रीन है, येलो है, वो कैसा है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अभी मैंने आपको क्या बताया था, कैपिटल आर डोमिनेंट होता है, इसका मतलब होता है राउंड, ठीक है, राउंड। कैपिटल वाई डोमिनेंट होता है, इसका मतलब होता है ग्रीन, ठीक है। स्मॉल आर होता है रिंकल्ड जो कि है रिसेसिव, और स्मॉल वाई होता है रिसेसिव जो कि है येलो, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग अब अपन यहां पे कुछ रिजल्ट्स देखेंगे, देखो बहुत ध्यान से देखेंगे। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे क्या चाहिए, यहां पर आपको क्या ढूंढना है, एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई, ठीक है, एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई। तो देखो एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई, एक कैपिटल आर 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 एक कैपिटल वाई। तो ये जो पेयर बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 पेयर्स में एक चीज कॉमन है, क्या? सब में एक कैपिटल आर है, एक कैपिटल आर है। दूसरा क्या है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैंने क्या बोला, एक कैपिटल आर होना चाहिए और एक कैपिटल वाई होना चाहिए, और इन सब में एक कैपिटल वाई है। स्मॉल है या नहीं है, हटाओ उसको साइड में, सिंपल सी बात है, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल एक कैपिटल वाई, ठीक है, एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई। सो यहाँ पे 9 जो आपके पास आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, ठीक है, जो 9 आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं वो कैसे हैं? कैपिटल आर का मतलब है राउंड, कैपिटल आर का मतलब है राउंड, और कैपिटल वाई का मतलब है ग्रीन। तो 9 प्लांट्स कैसे हैं यहाँ पे? राउंड ग्रीन है, ठीक है, राउंड ग्रीन है, मतलब उनके सीड का जो कलर है वो राउंड और ग्रीन, शेप राउंड है और कलर ग्रीन है, ठीक है। फिर अब आपको ढूंढना है, यहां पे हमने क्या ढूंढा, एक कैपिटल आर ढूंढा और एक कैपिटल वाई ढूंढा, ठीक है। अब हम ढूंढेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है।
कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो ये 3 है, ठीक है, 3 यहां मुझे मिल गए। कैपिटल आर का मतलब राउंड, और स्मॉल वाई का मतलब येलो, राउंड येलो, राउंड मतलब कैपिटल आर और येलो मतलब स्मॉल वाई, ठीक है। दोनों वाई स्मॉल होने चाहिए, ठीक है, दोनों वाई स्मॉल होने चाहिए, ठीक है, तभी तो रेसेसिव वाला अपना इफेक्ट दिखाएगा। रेसेसिव तभी दिखाता है जब दोनों सेम होते हैं, ठीक है, दोनों कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। अब ढूंढो स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, अब ढूंढो स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो स्मॉल आर कैपिटल वाई ढूंढेंगे, देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो ये भी 3 है यहां पे। स्मॉल आर का मतलब रिंकल्ड और कैपिटल वाई का मतलब ग्रीन, सो 3 रिंकल्ड ग्रीन प्लांट होंगे यहां पे, ठीक है। देन अब बच गया इकलौता ये, ठीक है, अब बच गया इकलौता ये। सो ये जो है इसमें दोनों स्मॉल है, आर भी और वाई भी, सो ये एक 1 है जिसमें क्या होगा, रिंकल्ड येलो होगा ये, ठीक है, क्योंकि दोनों स्मॉल है। सो यहां पर आर भी स्मॉल है और वाई भी स्मॉल है, यहां पे आर स्मॉल था, वाई कैपिटल था, ठीक है। सो यहां पर जो फिनोटाइप रेशियो आया है ये क्या आ गया, 9:3:1, ये आपका फिनोटाइप रेशियो है और ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सो इस टाइप से आप यहां पे क्या कर सकते हो, बाय चेकर बोर्ड, ठीक है, स्टैटिक टेबल से आप यहां पे अपने आउटकम्स को इजीली ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पे 9 प्लांट्स कैसे होंगे, राउंड ग्रीन होंगे, 9 होंगे राउंड येलो, फिर 3 होंगे राउंड येलो, 3 होंगे रिंकल्ड ग्रीन और 1 होगा रिंकल्ड येलो। तो यहां से इसका बेनिफिट क्या हुआ, ये जो हम लॉस पढ़ रहे हैं इनका बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है देखो कि हमने प्लांट तो 2 टाइप के लिए थे ना, हमने प्लांट तो 2 टाइप के लिए थे, बात समझो, देखो हमने प्लांट 2 टाइप के लिए थे, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, लेकिन मुझे राउंड येलो भी मिल गया और रिंकल्ड ग्रीन भी मिल गया। मतलब जब हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की स्टडी कर लेते हैं तो हमें न्यू वेरिएशंस क्रिएट करने की क्या बोल जाती है, पॉसिबिलिटीज मिल जाती है, ठीक है। सो हमने 2 टाइप के प्लांट लिए थे, लेकिन यहां पे हमें 4 टाइप के वेरिएशन देखने को मिल गए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 4 टाइप ऑफ प्लांट्स देखने को मिले, ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ इनहेरिटेंस लॉस का, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब एक लास्ट टॉपिक अपना, ठीक है, अभी एक बात ध्यान दो, यहां पे एक चीज रह गई थी, ठीक है। सो ये जैसे ये है, ठीक है, अब मान लो मुझे यहां पे बोला गया है कि चेकर बोर्ड बनाओ और इसको वेरीफाई करो, ठीक है। सो देखो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे अपने पास 4 आउटकम्स थे, ठीक है, और ये क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही था ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही थे यहाँ पे। इसको से मल्टीप्लाई करोगे कैपिटल टी स्मॉल टी, 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 तो देखो सारे यही तो आ रहे हैं, ठीक है। तो इस रिजल्ट को आप ऐसे भी शो कर सकते हो, इसको बोलते हैं चेकर बोर्ड, ठीक है। सो ये भी एग्जाम में देता है बनाने के लिए। सो बस कुछ नहीं है, इसी को हमने टेबल के फॉर्म में बना दिया। अभी आप इसको भी बना सकते हैं, ठीक है, इस वाले को भी बना सकते हैं। सो यहाँ पे हमने वापस अगेन 4 बॉक्स बना लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही तो है, कैपिटल टी स्मॉल टी। सो कैपिटल स्मॉल और स्मॉल, ठीक है। तो देखो 3 तो यहाँ पे टॉल हो गए और एक शॉर्ट हो गया। सो यही चीज यहाँ पे आ जाती है, बस इसको हम टेबल के फॉर्म में से बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर है यहां तक। आगे देखो भाई, लास्ट टॉपिक अपना सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एग्जाम में आता है 3 मार्क्स में। अभी बात समझो, हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, ठीक है, एक होता है अपना मेल और एक होता है फीमेल, ठीक है। तो जब ये दोनों क्रॉस करते हैं, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो यहां से सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा, इसके लिए जो जीन आगे ट्रांसफर होता है, ठीक है,
तो मेल में होता है, यहाँ पे मेल में हमारे पास होता है XY, ठीक है, XY एलील, और फीमेल में होता है XX, ठीक है, दोनों X होते हैं। अभी जब ये आगे क्रॉस करेंगे तो पहले ये सेग्रीगेट होंगे, ठीक है, कैपिटल X और Y ये भी सेग्रीगेट होंगे, ठीक है, XX मेल्स में होता है XY, फीमेल्स में होता है XX, आगे अलग हो जाते हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा XX, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा XX, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा XY, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे भी आ जाएगा XY। अब ध्यान दो, XX 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 का मतलब है फीमेल होगी, मतलब यहाँ पे इन दोनों में क्या होगी, जो न्यूबॉर्न बेबी होगा वो गर्ल होगा, ठीक है, और XY का मतलब है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होगा वो बॉय होगा। तो दो इधर है 50-50% चांस हुआ नहीं हुआ, तो 50% बॉय होने के चांसेस होते हैं और 50% ही गर्ल होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो दोनों का 50-50% होता है रेशियो, ठीक है, या 1:1 बोल सकते हो, दोनों का इक्वल होता है, ठीक है, दोनों का इक्वल चांसेस होते हैं। तो अब यहां पे जब ये स्टडी हुई, इसके बाद एक बहुत बड़ी चीज सामने आई कि भाई लड़की पैदा होगी इसके लिए फीमेल जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि इसमें तो दोनों XX जीन्स है, इधर की तरफ Y है। अब अगर Y गया तो लड़का होगा, अगर मेल में से Y गया ही नहीं तो लड़का होगा ही नहीं। इसका मतलब अगर लड़की होती है तो उसका जिम्मेदार मेल होता है, ठीक है। और इससे एक बहुत बड़ी चोट पड़ी पुराने लोगों को, जिनको ऐसा लगता है कि लड़कियां होना पाप है, और वो लड़की किसकी वजह से होती है, फीमेल की वजह से। तो ऐसा नहीं है मूर्खों, इसको पढ़ो तुम्हें पता चलेगा कि जब एक लड़की होती है तो उसका रीजन तुम ही होते हो, ठीक है, फीमेल नहीं होती है। सो ये है सेक्स डिटर्मिनेशन का डायग्राम, 3 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है, और इसी के साथ अपना ही चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है। सो एक एक करके मैंने आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में और बात करेंगे कुछ नए टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।